हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे अच्छे से। चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। पिछली क्लास में हम लोग टेंस के फॉर्मेट और स्ट्रक्चर के बारे में बात किए थे, लेकिन फिर भी उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग थोड़ा सा पीछे को रिमाइंड करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, तो आज आपकी क्लास का शायद टेंस क्लास का 5वां क्लास है। आप लोग देखिए, ठीक है ना, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। देखिए कल जो बताए थे आपको, पिछली क्लास में बताए थे आपको स्ट्रक्चर के बारे में। बता रहे थे आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दोनों का नाम एक ही है। अब इसके फॉर्मेट के बारे में बताए थे आपको। फॉर्मेट यदि मेरा प्लूरल सब्जेक्ट हो, कल हम जो बताए थे प्लूरल सब्जेक्ट हो प्लस प्लूरल सब्जेक्ट हो या आई स्पीकर के रूप में हो, इसके साथ हम लोग क्या लगाते थे, प्लूरल वर्ब लगाते थे। प्लूरल समझी, फॉलोड प्लूरल वर्ब, ठीक, प्लस अदर वर्ड। एक ये था, दूसरा था सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट रहता था, उसके साथ हम लोग क्या लगाते थे, सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना। यदि मेरा प्लूरल सब्जेक्ट आता था, प्लूरल सब्जेक्ट या स्पीकर आई के रूप में मौजूद रहे तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते थे, जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब फॉलो करता है। अब आपको बताते चले सिंगुलर सब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो सर ही, सी, इट या एक कोई जब नाउन रहे, यानी सिंगुलर नाउन रहे, तो उसके साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सॉरी, ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर वर्ब मेरा हो जाएगा V5। आपको पता है वर्ब का 5वां रूप, वर्ब का 5वां रूप V5 कहलाता है। यानी V1 में S या ES या IES जोड़ दें तो V5 का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो ये मेरा ये था, स्ट्रक्चर था। और हम कल आपको बताए थे इसकी पहचान का भी, तो एन एक्शन, इसका पहचान क्या था, एन एक्शन इनकम्प्लीटेड, एन एक्शन इनकम्प्लीटेड सिंपली इन द प्रेजेंट, जिसका काम इनकम्प्लीट हो सामान्य वर्तमान में, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये था एन एक्शन इनकम्प्लीटेड सिंपली इन द प्रेजेंट, जिसका काम सामान्य वर्तमान में क्या हो, अधूरा हो, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं या उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और इसका हम बताए थे हिंदी क्रिया के वाक्य अंत में क्या लगा रहे हैं, हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में, हिंदी क्रिया के वाक्य अंत में ता है, ती है या ते हैं लगा रहे, ठीक, ये लगा रहे, उसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। अब आपको बताते चले कि थोड़ा सा इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल में कल क्या देखे थे, आई लर्न, लर्न या लर्न्स इंग्लिश, आई लर्न या लर्न इंग्लिश। अब आप बताइए, यहाँ लर्न और लर्न्स, लर्न मेरा क्या है, लर्न मेरा प्लूरल वर्ब है और ये लर्न्स मेरा क्या है, सिंगुलर वर्ब है। V1 में एस या IS जोड़ दें, मेरा सिंगुलर वर्ब बन जाता है। जबकि ये मेरा क्या बोले थे, आई जब स्पीकर बनेगा, और अभी यहाँ क्या है, आई स्पीकर है, कहता है कि मैं अंग्रेजी सीखता हूं, तो ये लगेगा ना कि लर्न्स लगेगा। सेम यार, अगला एग्जांपल, ही रीड या रीड्स ए बुक, आप इसको क्या कहिएगा, ही मेरा हो जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में भी कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, और रीड मेरा प्लूरल और रीड्स मेरा सिंगुलर, ये नहीं होगा ये,
तो कहने का मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब को फॉलो करता है, राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब को फॉलो करता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो प्रकार के, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट या कोई एक नाउन, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे या मोर देन वन नाउन, ठीक। प्लूरल वर्ब को हम V1 कहते हैं, सिंगुलर वर्ब को हम V5 कहते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब के साथ जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब के साथ लगेगा, राइट। उसके बाद प्लस अदर वर्ड मतलब आई मीन ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर कंप्लीमेंट हो सकता है, ठीक। तो चलिए आई होप यहां तक आप लोग अच्छे से लिखिए। चलिए लिख लिए होंगे। ये था। अगला जो हमको लिखना है वो कॉन्सेप्ट वाइज बना के, कॉन्सेप्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट में क्या रखेंगे, अगर आई मेरा स्पीकर बना, अगर आई मेरा स्पीकर बनेगा, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, राइट। आई मेरा स्पीकर बनेगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जब आई का यूज एज ए वर्ड होगा, एज ए वर्ड, इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मान समझेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब। क्लियर। यदि आई मेरा स्पीकर बनेगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, और यदि मेरा आई एज ए वर्ड की तरह यूज होगा तो हम इसे सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट बी फॉलोड सिंगुलर वर्ब, हाँ, सिंगुलर मस्ट बी फॉलोड सिंगुलर वर्ब। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगर कहता है, अच्छा एक बात और, हाँ, आई जब स्पीकर बनेगा इसके साथ एम वर्ब फॉलो होगा, ठीक। अब देखते हैं एग्जांपल के साथ। अगर हमें ये कह दे आई इज या एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर ऑफ इंग्लिश। अब बता इज होगा या ए हो एम होगा। अब समस्या ये कि सर आई का जो यूज हुआ है यहाँ पे एज मतलब स्पीकर की तरह हुआ है, स्पीकर एसपीए के स्पीकर की तरह। स्पीकर बोले तो मैं आई मतलब कहता है आई एम या इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। अगर हम लगाते हैं आई इज ए टीचर ऑफ इंग्लिश तो आई एज ए वर्ड की तरह यूज होगा, एज ए वर्ड की तरह यूज हो नहीं रहा है, क्योंकि एक वर्ड इंग्लिश का टीचर कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश, आई अगर स्पीकर बनता है तो इसके साथ एम वर्ब का फॉलो होता है, एम वर्ब फॉलो करता है, तो इसलिए ये बन जाएगा आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश, आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश। तो इज ने होगा, यहाँ पे क्या होगा, आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश। ये आपका एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, आई इज या एम ए नेम ऑफ मूवी, आई इज या एम ए नेम ऑफ मूवी। अब बताओ आई में नेम ऑफ मूवी, मैं मूवी का नाम हूं, अगर एम लगाते हैं तो। और अब बताइए यहाँ पे आई का प्रयोग किस तरह किया गया है, एज ए वर्ड या फिर स्पीकर के रूप में। तो सर इसका जो अभी प्रयोग किया गया है एज ए वर्ड, एज ए वर्ड की तरह यूज हुआ है, नॉट स्पीकर, स्पीकर की तरह नहीं। अगर स्पीकर की तरह यूज होता तो फिर यहाँ पे इज लगता, सॉरी एम लगता, एम तो लगेगा नहीं, क्योंकि आई में नेम ऑफ मूवी थोड़ी हो सकता, मैं मूवी का नाम हूँ, गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा आई इज ना कि एम। अब देखिए आई इज ए नेम ऑफ मूवी, आई नाम का एक मूवी भी है, आई नाम का एक मूवी है, वही कह रहा है आई जो है एक मूवी का नाम है, ठीक। चलिए एक और, आई इज या एम ए 9th लेटर ऑफ
अल्फाबेट। आई इज या एम ए नाइन्थ लेटर ऑफ अल्फाबेट। आई जो है क्या है, अल्फाबेट के नम्मा लेटर है। आई एम ए नाइन्थ लेटर ऑफ अल्फाबेट या आई इज ए नाइन्थ लेटर ऑफ अल्फाबेट। अगर आई एम ए नाइन्थ लेटर ऑफ अल्फाबेट कहते हैं तो फिर मैं हो जाऊंगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता है कि एक आदमी अल्फाबेट के नम्मा लेटर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये होगा कि आई इज अ नाइन्थ लेटर ऑफ अल्फाबेट, ना कि आई एम ए नाइन्थ लेटर ऑफ अल्फाबेट, गलत हो जाएगा। और ये जो आई हुआ है अभी एज ए वर्ड की तरह यूज हुआ है, एज ए वर्ड। ठीक, इसे लिखिए। तो आई का 3 कॉन्सेप्ट। आई जब स्पीकर बनेगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। आई जब एज ए वर्ड की तरह यूज होगा तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, तब ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा और अपने साथ सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा। आई जब स्पीकर बनेगा इसके साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। ठीक, तो इसे लिख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। अब जो देखना है यू का कॉन्सेप्ट। यू कॉन्सेप्ट में दीजिएगा यू। आपको पता है यू का प्रयोग जो होता है मोर देन, आई मीन फॉर वन पर्सन, फॉर वन पर्सन और मोर देन फॉर वन पर्सन। जब यू आता है तो यू अगर एज ए प्रोनाउन यूज हुआ, एज ए प्रोनाउन, एज ए प्रोनाउन अगर यू का यूज हो गया, तो इसका प्रयोग होता है फॉर वन पर्सन के लिए भी, फॉर मोर देन वन पर्सन के लिए भी, और दोनों का मतलब क्या निकलता है। और अगर जब ये बनेगा तो इसके साथ हमेशा कैसा वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब। चाहे एक पर्सन के लिए यूज क्यों ना हो और चाहे एक से अधिक पर्सन के लिए क्यों ना यूज हो, इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। अब आइए यू, अच्छा एज ए प्रोनाउन के रूप में ये कैसा बन आएगा, सेकेंड पर्सन के रूप में। सेकेंड यानी आप यू कह सकते हो लिसनर। एज ए प्रोनाउन ये लिसनर बन आएगा। तो ये दोनों में क्या होगा कि फॉर वन पर्सन के लिए भी प्लूरल वर्ब आएगा और मोर देन वन पर्सन के लिए भी प्लूरल ही वर्ब आएगा। अब देखिए अगला, जबकि अगला कॉन्सेप्ट में, अगला में कहता है यू जब एज ए वर्ड की तरह यूज होगा, एज ए वर्ड की तरह यूज होगा तो ये बन जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा और इसके साथ सर सिंगुलर वर्ब लगेगा। व्हाट इट भाई, इसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब देखिए यू एज ए वर्ड की तरह यूज हुआ तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, सॉरी ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का हम लोग यूज करेंगे। गॉट इट। अब देखिए यू, अब बताना यू आर, अब यू इज या आर ए बॉय, यू इज या आर ए बॉय। अब बताइए यहाँ पे इज होगा या आर होगा। सर यू जो है मेरा कैसा सब्जेक्ट है, अभी किस तरह हुआ है, एज ए लिसनर की तरह, लिसनर की तरह। जब ये लिसनर की तरह होगा तो इसके साथ फॉर फॉर वन पर्सन या फॉर मोर देन वन पर्सन, दोनों के लिए क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा। यहाँ पे आर लगेगा ना कि इज लगेगा। यू आर अ बॉय, तुम एक लड़का हो, तुम एक लड़का, यू आर ए बॉय बता दिया। जैसे फिर अगला एग्जांपल, यू स्टडी या यू स्टडीड, यू स्टडीज अ लॉट, तुम बहुत पढ़ते हो। अब बताओ यू स्टडी, यू मेरा एज ए लिसनर की तरह यानी लिसन कर रहा है भाई,
हाँ, ये मेरा लिसनर LISTENE है, ये मेरा लिसनर की तरह है। और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, पुल्डर स्टडी लगाएंगे, ना कि स्टडीज लगाएंगे। अगर लगाते हैं तो गलत हो जाएंगे। अब आइए अगला देखना है, अगर यू को हम यू इज या आर ए वर्ड ऑफ इंग्लिश। अब देखिए यू आर लगा देते हैं, यू आर ए वर्ड ऑफ इंग्लिश, तुम एक इंग्लिश का शब्द हो। यार कैसे पॉसिबल होगा भाई, कैसे पॉसिबल होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, ये संभव ही नहीं है कि यू आर ए वर्ड ऑफ इंग्लिश, तुम एक इंग्लिश का शब्द हो, फिर गलत हो जाएगा। तो सर ये अभी जो यू का प्रयोग किया गया है एज ए वर्ड प्रयोग किया गया, और यहाँ पे ना कि यू आर, नहीं सॉरी यार, एक मिनट, हाँ ये आर नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, यू इज अ वर्ड ऑफ इंग्लिश, तुम जो है, यानी यू जो है एक इंग्लिश का शब्द है, यू जो है एक इंग्लिश का शब्द है। अभी ये जो है नाउन की तरह यूज हुआ है एज ए वर्ड, मतलब नाउन, अभी एज ए प्रोनाउन। प्रोनाउन भी कैसा सब्जेक्ट सर, प्लूरल सब्जेक्ट। चलिए ये भी अभी क्या बना था, प्लूरल सब्जेक्ट। चलिए इसको लिखिए, चलिए लिख लिए होंगे आई होप। तो कहने का मतलब ये कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस समझ गए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव समझ गए। अब एक मन में समस्या चल रहा होगा, सर अफर्मेटिव कहते किसको, हाँ सकारात्मक वाक्य समझते हैं ना, सकारात्मक वाक्य, हाँ वही हुआ अफर्मेटिव। आपको पता होनी चाहिए कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। अगर थोड़ा सा देखना है तो देख सकते हैं, यहीं पे बस एक झलक देख लेते हैं हम लोग। सेंटेंस जो होती है ना 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 आपका हो जाता है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये होता है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा ये। अब देखिए दूसरा इसी के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस के ही अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस आ गया, मतलब सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। ठीक, अब देखिए असर्टिव सेंटेंस हो गया, अब आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में 2 तरह से हम क्वेश्चन देते हैं, 2 तरह से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई यानी रिप्लाई आएगा यस या नो का, ठीक है ना। एक रिप्लाई आता है यस या नो का, मतलब आई मीन इंटरोगेटिव सेंटेंस से 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसको हम कहते हैं प्रश्नात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में रिप्लाई अगर यस या नो का आता है, एक रिप्लाई आता है यस या नो का, और दूसरा रिप्लाई आता है, और अगर रिप्लाई आएगा इन अ फुल सेंटेंस, इन अ फुल सेंटेंस, एक पूरे वाक्य में। अब जैसे एग्जांपल की बात करें, दोनों सेंटेंस के एग्जांपल की बात करें, तो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है सकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस होता है नकारात्मक वाक्य। जैसे ऐसा, अच्छा अब अफर्मेटिव सेंटेंस या ये क्या कहते हैं निगेटिव सेंटेंस, दोनों ही मतलब हिस्सा है किसका, असर्टिव सेंटेंस का। अगर हम बात करें एग्जांपल में, जैसे आई एम ए गुड बॉय,
मैं एक अच्छा लड़का हूं। अब बताइए ये कैसा सेंटेंस है? सर ये असर्टिव है, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव में भाई कैसा? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। बाकी क्लियर? अब देखिए इसी में हम बोल दें आई एम नॉट, आई एम नॉट अ गुड बॉय, आई एम नॉट अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूं, तो ये भी असर्टिव सेंटेंस ही है। लेकिन इस ये जो है निगेटिव है, और असर्टिव में कैसा है? निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तो असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के? देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। नाउ दिस फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नाउ दिस सेकंड नेगेटिव सेंटेंस। गॉट इट? क्लियर? Okay, now we are talking about interrogative sentence. Interrogative sentence, there are two types of interrogative sentence. First of all, कि अगर जिसका रिप्लाई मिल जाए यस या नो करके, वो मेरा हो जाएगा, वो भी मेरा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। और जिसका रिप्लाई इन अ फुल सेंटेंस में दे, इन अ फुल वे में दे, उस वो भी मेरा क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस ही होगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, या क्या आप मुझे जानते हो, तो क्या कहोगे? यस या नो। जानते हैं तो यस, नहीं जानते हैं तो नो। यानी कुल मिला के जिसका आंसर यस या नो में भी दिया जा सके उसको हम क्या कहते हैं? वो भी मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। और जिसका रिप्लाई इन अ फुल सेंटेंस में दिया जाए वो भी मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे अगर हम कहते हैं व्हाट इज योर नेम, अब क्या कहें? यस या नो, ऐसे कहिएगा, नहीं तो ऐसा तो नहीं कह सकते, यस या नो तो नहीं कह सकते। तो आपको कहना क्या पड़ेगा? माय नेम इज दिस, या माय नेम इज रामू, माय नेम इज मोहन, जो भी हो आपको इन फुल सेंटेंस में बताना पड़ेगा। अगर कहिएगा, अगर आपसे कोई पूछ रहा है व्हाट इज योर फादर्स नेम, कहिए यस या नो, तो फिर गलत हो जाएंगे हम लोग। तो कहने का ये मतलब कि जिसका रिप्लाई अफर्मेटिव देख लिए, नेगेटिव देख लिए, जिसका रिप्लाई मिल जाए ये करके डू यू नो मी कर, आई मीन क्वेश्चन करके, जिसका रिप्लाई यस या नो मिले, जैसे डू यू नो मी, डू यू नो मी, इसका रिप्लाई यस या नो में आएगा। और एक रिप्लाई आएगा इन अ फुल सेंटेंस में, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट योर नेम। हो गया है आपका सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब थोड़ा सा अगला सेंटेंस के बारे में। अभी जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के हम जो पढ़े थे सॉरी ये इंडिफिनिट टेंस का, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हम लोग पढ़े थे, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े थे। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव टेंस पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा क्या किए हम लोग, सेंटेंस के बारे में थोड़ा जान लिए कि नेगेटिव सेंटेंस में कैसा क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अफर्मेटिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, इंपेरेटिव में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ये हो गया असर्टिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आप समझ गए होंगे। अगला देखिए, एक आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस है तीसरा, यस। इस ये जो शो करवाता है ना, ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को, एडवाइस को, कमांड को। अब देखिए ऑर्डर में क्या हो जाएगा, इसका एक ऑर्डर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, ऑर्डर में क्या हो जाएगा, गो देयर, कम हियर, गो देयर, कम हियर, सिट डाउन, इट इज। अब देखिए रिक्वेस्ट में क्या होगा, प्लीज या काइंडली वर्ड लगा रहेगा, प्लीज वेट अ मोमेंट, कृपया एक क्षण रुको, कुछ देर रुको, प्लीज गो देयर। कहने का मतलब
जो प्लीज या काइंडली से बना रहे उसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट। एडवाइस में क्या हो जाएगा, टेक टेक योर मेडिसिन, टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, या लव योर कंट्री, लव योर कंट्री इटीसी। ठीक है ना। अब देखिए कमांड में क्या हो जाता है, कमांड का प्रयोग किया जाता है सैनिक के द्वारा किया जाता है या पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाता है। जैसे कि कहता है ना मूव 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 मूव, या फिर फायर, जो मतलब कि सैनिक लोग जिसको आदेश करें उसे हम कहते हैं इंपेरेटिव से, उसे हम कहते हैं कमांड। और इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होंगे वो सब मेरा क्या कहलाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस किसका बोध होता है, ब्लेस, कर्स, विश, विश, डिजायर, इटीसी, इसका बोध होता है। अब देखिए एग्जांपल हम बात करें तो हम लोग क्या कहते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम अच्छे लंबे उम्र जियो। मे गॉड ब्लेस यू। ये सब मेरा क्या हो गया, ऑपरेटिव सेंटेंस हो गया। ये भी देख लीजिए अगला ही, इसे लिख लिए होंगे आई होप अच्छे से। चलिए अब आता है इम्पेरेटिव, ऑपरेटिव के बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, छठा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो बताता है वो बताता है सडन एक्सप्रेस फीलिंग, सडन एक्सप्रेस फीलिंग, जो अपना एक्सप्रेशन एकाएक व्यक्त करे उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि मैच होता है तो हम लोग छक्का लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, ताली बजा जोर जोर से वो करना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, उछलना शुरू कर देते हैं। तो कहने का ये मतलब जो एकाएक शरीर में एक्सप्रेशन पैदा कर दे उसे हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे कि वाओ, वाओ, ग्रेट कैच, वाओ, गुड जॉब, a good job. Wow, you nice look. You look very beautiful. नहीं कहते किसी को wow, you look very beautiful. उसी तरह I'm ruined. मैं बर्बाद हो गई। ओह माय गॉड, माय गॉड। ठीक, ब्रावो, ब्रावो, आई हैव ऑन द मैच। अरे जो एक बोलते हैं ना, कहते हैं वाओ आई एम गुड, वाओ आई एम ऑन द मैच, मैं मैच जीत गया, आई हैव ऑन द मैच, ये ब्रावो आई हैव ऑन द मैच, आई एम ruined, उसके बाद ओ गुड, वाओ गुड जॉब, वाओ यू लुक वेरी ब्यूटीफुल। जो एकाएक कोई भी चीज होनी चाहिए, एकाएक एक्सप्रेशन होनी चाहिए, ये नहीं कि वाओ यू गुड जॉब, ऐसे नहीं होना चाहिए, एकदम पूरा एक्सप्रेशन के साथ होना चाहिए, तब मेरा वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाएगा। ठीक ना। तो चलिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आपका सडन एक्सप्रेस फीलिंग, जो सडन एक्सप्रेस फीलिंग शो करे उसी को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के ये सभी एग्जांपल्स हैं, देख लीजिए। कभी कभी दुखी व्यक्त भी करते हैं ना, क्या दुख व्यक्त करते हैं, अल्लास,
माई डॉग इज डैड, माई डॉग इज डैड, कभी विलाप करते भी, ठीक है ना, उसी को हम कहते हैं सिंपल सॉरी ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यानी हम लोग जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वो हुआ, सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर, बनावट और पहचानना सीख गए थे। उसके बाद इसको बनाने के लिए सीख रहे थे, जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब के साथ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब के साथ आएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर यू आई मेरा यदि स्पीकर बनता है तो उसके साथ क्या लगता है, और यदि मेरा आई वर्ड बनता, वर्ड की तरह यूज होता है तो उसके साथ क्या लगता है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किए कि यू मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, यू मेरा सिंगुलर के साथ भी मतलब यू मेरा, अगर यू मतलब तुम बोले तो एक सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी आता है, सिंगुलर के लिए भी यू ही आता है, प्लूरल के लिए भी यू ही आता है। और बड़े मजे की बात है कि दोनों के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है। तो ये देखे थे, यू एज ए वर्ड की तरह यूज होगा तो इसे सिंगुलर नाउन माना जाएगा, और इसके साथ क्या लगेगा, इज। यू अगर मेरा प्रोनाउन होगा तो इसका दो सेंस निकलता है, सिंगुलर में भी वही मतलब इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, और प्लूरल में भी यू अगर प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। यानी कुल मिला के हम लोग आज यहाँ तक देखें, कल इसके बाद यानी अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग देख लिए हैं, निगेटिव सेंटेंस हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू टू ऑल एंड स्मार्ट वर्ल्ड, बाय बाय, सी यू, टेक लव यू ऑल। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई करना है और करना है, जॉब लेना है, ठीक, पढ़ना भी है और जॉब भी लेना है, और अच्छे से तैयारी भी करनी है, जबरदस्त रूप से तैयारी करनी है। एक सब्जेक्ट से नहीं चलने वाला भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा, चारों सब्जेक्ट पढ़िए, चारों सब्जेक्ट को बैलेंस बना के लेते चलिए, और आपका सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी, और उस दिन का मंजर बहुत अच्छा होगा जिस दिन आप आज सिलेक्टेड रहिएगा। थैंक यू